साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे साथ में है बबीता जी कुमावत, जिनका हाल ही में आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है और इससे पहले वो थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर पोस्टेड थे। तो एक थर्ड ग्रेड टीचर से लेकर के प्रोफेसर तक की इन्होंने जो अपनी जर्नी सफलता की तय की है, इसके लिए ये पूरे संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पायरेशन बने हैं। तो आज मैं इस वीडियो सेशन के ज़रिए उनसे बात करूंगा और उनकी सफलता की जर्नी को, उनकी सफलता की स्टोरी को आपके समक्ष पेश करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से बबीता जी आपको आपकी इस शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम मैडम आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी सर, मेरा पीहर झुंझुनू है सर, मेरा ससुराल भोपालगढ़ जोधपुर है। मेरा जो पिताजी हैं वो सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर हैं। मेरे भाई हैं वो बड़े भैया जो इंजीनियर हैं दुबई में। मेरी बहनें 2 अध्यापिकाएं हैं और मेरे से छोटे जो भाई हैं वो अधिकारी पद पर कार्यरत हैं जयपुर में। शुरू से ही सर हमारा जो परिवार है वो शिक्षा के प्रति ही समर्पित रहा है और मैंने मेरे परिवार से ही प्रेरणा ली है और शुरुआत से ही शिक्षा के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ हम अपना झुकाव कर भी नहीं पाए। तो सबसे पहले आपको पहली पोस्टिंग कौन सी पद पर हुई थी आप? सर मैंने अपनी इस शिक्षा रूपी यात्रा की शुरुआत की थी टोडा सीकर जिले से जी, तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में जी। उसके पश्चात मेरा यहाँ स्थानांतरण हुआ आसोप में जोधपुर ज़िले में 2008 में और उसके पश्चात मैंने इसकी व्याख्याता के पद के लिए तैयारी की, क्योंकि मैं यहाँ पर रजलानी में जब आई थी मैं यहाँ पर मुझे ऐसी प्रेरणा मिली और बच्चों के मैं संपर्क में आई तो मुझे लगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्याख्याता नहीं थे, व्याख्याता के पद रिक्त थे और बच्चों को भी आवश्यकता थी। तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और क्यों नहीं मैं इसी ही विद्यालय में और व्याख्याता पद के रूप में कार्यरत हूँ और अपना चयन इस पद पर करवा करके और फिर मैं यहाँ अपना कार्य शुरू करूँ। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग है कौन से साल हुई थी थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में? तृतीय श्रेणी के रूप में मेरी 2005 में हुई थी सर। और फर्स्ट ग्रेड में चयन किस साल हुआ? 2017 में मेरा 2017 में जी सर। फर्स्ट ग्रेड सिलेक्शन के बाद में आपने जो जर्नी है 2005 से लेकर आज 2024 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पर चयन हुआ है जी। तो इतने लंबे सालों में आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको यहाँ तक पहुँचना है? क्योंकि अक्सर जो होता है ना, पहली पोस्टिंग से ही लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। जी सर, मुझे शिक्षा का जो उच्च पद था वो प्राप्त करना था। हालांकि मैं कहना चाहूँगी कि ये प्रेरणा है वो मिली मुझे, इसकी शुरुआत मेरे परिवार से हुई और मैंने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा। उसके पश्चात मेरे पति जो मेरे साथ ही रजलानी विद्यालय में कार्यरत हैं, इन्होंने हर क्षेत्र में मेरा सहयोग किया और हर कदम मुझे प्रेरणा दी और मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब ये मेरी प्रतिभा से वाकिफ़ हुए तो इनको भी लगा कि मैं कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। तो हर समय इन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैं इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ती गई सर। तो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होने के बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का दिमाग में कैसे आया और कैसे ये ड्रीम आपने अपने आप के अंदर पाला? जैसे ही मैं व्याख्याता पद पर कार्य करने लगी तो यहाँ की जो रजलानी विद्यालय की छात्राएं थी वो पहले 10वीं कक्षा तक ही था ये विद्यालय, तो बच्चियां यहाँ पर जुड़ नहीं पा रही थी विद्यालय से। तो मैं जैसे ही इस विद्यालय में कार्य करने लगी तो बच्चियां जुड़ती गई, मैं बच्चियों की एक प्रेरणा बनती गई और काफ़ी संख्या में बच्चियां इस विद्यालय से जुड़ती गई। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने यहाँ तक जब मैंने इतना किया है तो क्यों नहीं मैं बच्चियों को भी आगे लेकर के जाऊँ और क्यों नहीं मैं भी अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। मैं आगे बढ़ूंगी तो हो सकता है कि मैं और बच्चियों के लिए भी प्रेरणा बनूंगी और मैं भी शिक्षा के उच्चतम स्तर पर जा पाऊंगी। और जो कि पास में महाविद्यालय है वहाँ तक बच्चियाँ अब नहीं जा पा रही हैं और नहीं जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है।
तो मुझे लगा जब मैं व्याख्याता पद पर कार्य करके बच्चों के लिए प्रेरणा बनी हूँ, लड़कियों के लिए, तो मैं इस पद के लिए भी अगर चयनित होंगी तो मैं बच्चों के लिए प्रेरणा बनूंगी। मैडम, आप एक स्कूल में टीचर भी है और इसके अलावा आपको एक हाउसवाइफ के रूप में भी आप काम करती हैं। जी सर। तो स्कूल की ड्यूटी करना, एक हाउसवाइफ की ड्यूटी करना, इन सब के बाद भी आप पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए समय कैसे निकाल लेती हैं? जी सर, ये मेरा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने। ये मेरा समय प्रबंधन मैंने इस तरीके से किया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अभ्यर्थी ले लेते हैं छुट्टियां। मैंने छुट्टियां भी नहीं ली, क्योंकि मेरे विद्यालय में बच्चियों की संख्या है वो ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे अपने बच्चियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर मैं छुट्टियां लेकर के बैठ जाऊंगी तो वो बच्चियां कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती हैं, और वो भी छुट्टियां अक्सर ले लिया करती हैं मैं छुट्टी लेती हूँ तो मैंने अपना समय प्रबंधन इस तरीके से किया अपने बच्चों के लिए। मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी, 3 या 4 बजे मैं उठ जाती थी सुबह, और मैं कम से कम सुबह 3-4 घंटे पढ़ाई कर लेती थी। उसके बाद मैं अपने घर का काम करती थी। जब मैं घर का काम करती थी तो भी सर मैंने ऑनलाइन कक्षाएं ले रखी थी, तो उनके वीडियो मेरे सामने चलते ही रहते थे। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो वो भी मैंने फ़ोन सामने रख रखा है, वो वीडियो मैं सुन रही हूँ। मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तो भी मैंने मेरे कानों में ईयरफोन लगा करके और मैं वीडियो सुन रही हूँ। यानी घर का प्रत्येक काम मैं कर रही हूँ तो मेरे सामने मेरा वो पाठ्यक्रम रहा है। फिर विद्यालय से आने के बाद में फिर वही मेरा दौर शुरू हो जाता था। मैं घर का काम करती थी और मैं वीडियो सुनती थी, और अपने जैसे ही मैं काम से फ्री होती थी तो वही वीडियो जो मैंने सुने उन्हीं के मैं PDF पढ़ना, जो पुस्तकें थी उसे पाठ्यक्रम से संबंधित उनको पढ़ना। तो मैंने सर अपने काम, पाठ्यक्रम, विद्यालय की छात्राएं, समय प्रबंधन, इन सबको एक योजना के अनुसार किया सर। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों में भी हम देखते हैं कि खूब प्रतिभा होती है, लेकिन शादी होने के बाद में जब वो ग्रस्त जीवन में चली जाती है तो उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि अब हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और वो कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर पाती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस दौर से गुजर चुकी हैं? जी सर, मैं मानती हूँ कि जब हमने एक सीढ़ी पकड़ ली है तो हमें वहाँ पर ही अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि हमें एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अब कार्य कर रहे हैं तो हमें अपने आप को रोक लेना चाहिए, या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर एक महिला के सामने काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं और उनका संघर्ष भरा जीवन होता है, विशेष रूप से हमारे पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं के लिए होता है। लेकिन यदि हमने अपना लक्ष्य बना ही लिया है कि हमें ये करना है, बनना है, तो समय प्रबंधन करना हमारे हाथ में होता है। हमें पता है कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी है, हमें अपने सामाजिक रीति रिवाजों को, तौर तरीकों को कैसे निभाना है, तो उसको पूरा समय प्रबंधन करके कि हम सुबह समय निकाल पाती हैं तो शाम को कितनी देर रात तक हम पढ़ पाती हैं, और वो सुबह के घंटे, शाम के घंटे सब मिला करके और अपना समय प्रबंधन करके सभी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपने कदमों को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि विशेष रूप से महिलाओं के लिए मैं मानती हूँ कि चुनौतियाँ होती हैं। उनका जो जीवन होता है वो संघर्ष भरा इसलिए भी होता है क्योंकि उनको अपना घर, अपने बच्चे, अपना समाज, वो सभी निभाने होते हैं। तो वो मेरे लिए भी रहा है सर, क्योंकि मैंने भी अपना घर, अपने बच्चे, अपने जो सामाजिक रीति रिवाज हैं वो, अपना विद्यालय सभी संभाले हैं। तो आपके अंदर जितना टैलेंट भी है और आप टाइम का मैनेजमेंट भी कर सकती हैं, तो आपका रुझान टीचिंग के प्रति ही ज़्यादा क्यों है? आपका शुरू से लेकर आखिर तक एक ही क्षेत्र चुना है आपने? जी सर, मेरा टीचिंग के प्रति, अध्यापन के प्रति ही रहा है, क्योंकि मेरी यही रुचि थी कि भले ही मैं शिक्षा के उच्चतम स्तर पर जाऊं, लेकिन मैं बच्चों से अपना जुड़ाव कम ना करूं। मेरा बच्चों से जुड़ाव होता रहे, और क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, जैसे कि अगर मैं व्याख्याता पद पे थी तो मेरा वाइस प्रिंसिपल पे हो जाता थोड़े ही समय पश्चात, लेकिन मुझे प्रशासनिक पे जाना नहीं था सर, क्योंकि मुझे बच्चों से ही अपना लगाव था शुरुआत से, और मैं इसी क्षेत्र में अपनी रुचि होने के कारण इसी में जाना चाहती थी। बच्चों से जो आपका जुड़ाव था उसी ने आपको इस फील्ड में रोक रखा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। जी, तो आपकी सफलता के पीछे आपके हस्बैंड का कितना रोल है? मेरी सफलता के पीछे बहुत अधिक मैं मानूंगी, क्योंकि सर कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे एक मानसिक मजबूती भी प्रदान की है, और यहाँ के जो तौर तरीके थे पश्चिमी राजस्थान के, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनके प्रति मुझे अवगत करवाना, और कैसे मैं ये कर सकती हूँ उसके लिए मुझे प्रेरित करना। यहाँ तक कि विद्यालय में भी हर छोटे मोटे काम में मेरा सहयोग करना,
समय की कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इन्होंने वो उस समय प्रबंधन में सर ने मेरा सहयोग किया कि जैसे मेरी परीक्षाएं थी या मैं तैयारी कर रही थी तो इन्होंने संस्कृत विषय से हैं सर, तो उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया इसमें और प्रेरित भी किया मुझे सर। आप किस विषय से सिलेक्ट हुई? मैं हिंदी साहित्य से। आपका हिंदी के प्रति जो इतना जो गहरा जुड़ाव है उसके पीछे भी कोई रीज़न या विषय से लगाव? जी सर, मेरा शुरुआत से ही रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही जब मैंने हिंदी को पकड़ा पहली कक्षा से ही, तब से ही मेरा हिंदी से रहा है और मैंने हिंदी को छोड़ा नहीं। मैंने प्रत्येक कक्षा में, जैसे 11th में हम 11वीं कक्षा में विषय का चयन करते हैं, तब मैंने हिंदी साहित्य को चुनाव किया। उसके पश्चात मैंने स्नातक में भी, स्नातकोत्तर में भी, बीएड में भी, नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, सभी में मैंने हिंदी को ही चुना, क्योंकि सर हिंदी का शुरुआत से ही मुझे लगाव रहा है और मुझे लगता है कि मैंने हिंदी के प्रति लगाव रखा तो उसके बदले में हिंदी ने हमेशा मेरे साथ न्याय किया है और मुझे कुछ ना कुछ दिया है, तो मैंने हिंदी को छोड़ना उचित नहीं समझा। आगे भी आपका और इस ड्रीम, आगे कुछ पढ़ाई को जारी रखना चाहेंगी या? जी सर, मैं हिंदी में ही पीएचडी भी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हैं? जी सर, हिंदी से ही मैं पीएचडी कर रही हूँ और इसी क्षेत्र में मैं कार्य करना चाहूँगी और इसी क्षेत्र में आगे मैं कुछ लिखित भी करना चाहती हूँ, जैसे कुछ कविताएं या कहानियाँ, तो वो भी मैं हिंदी से ही अपना जुड़ाव रखना चाहूँगी। तो मैडम, गाँव की उन लड़कियों को या उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो गाँव में रहकर ही पढ़ाई कर रही है और आगे कुछ बनने का सपना अपने अंदर पाले हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं गांव की लड़कियों या गांव की जो महिलाएं हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो लक्ष्य है, अपनी जो रुचि है, उसको कम नहीं होने दें और निरंतर अध्ययन करें, अपनी मेहनत को जारी रखें। हाँ, हो सकता है कि हर समय हमारे सामने परिस्थितियाँ उचित नहीं होती हैं और परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं, तो अपन आजकल बहुत सारे ऐसे सर चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन कक्षाएं भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा भी मैंने ली थी, जैसे बाड़मेर की सहायक आचार्य हैं हिंदी की L&R क्लासेज, उनकी मैंने लिखित परीक्षा में मदद ली थी और साक्षात्कार के लिए मैंने मानस पाठशाला ऐप जो चलाते हैं आनंद जी सर और सुमेरदान जी सर, उनसे मैंने मदद ली थी। तो हमारी उन महिलाओं को ऐसी ऑनलाइन कक्षाओं की मदद लेनी चाहिए और उनसे जब हमारा पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाए तो उसके पश्चात हमें पुस्तकों से भी पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कठिन मेहनत निरंतर जारी रखनी चाहिए। मेहनत करने वाले को हमेशा अपना परिणाम और अपनी सफलता अवश्य मिलती है, ये मैंने महसूस किया है और मैंने हमेशा मेहनत की और उसका परिणाम मुझे हमेशा मिला है। तो ये थे हमारे साथ में बबीता जी कुमाऊत, जिनकी पहली पोस्टिंग 3rd ग्रेड टीचर के रूप में हुई थी और इन्होंने अपनी सफलता की जर्नी को कंटिन्यू जारी रखा। एक हाउसवाइफ के रूप में ड्यूटी करते हुए, एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में ड्यूटी करते हुए, दोनों के साथ में तालमेल बिठा करके ये 1st ग्रेड पेपर को क्लियर किया और अभी हाल ही में RPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की परीक्षा भी इन्होंने क्लियर की और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने संपूर्ण राजस्थान में 68वीं रैंक हासिल करके और पूरे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप इंस्पायरेशन बनी है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और कांग्रेचुलेसन एक बार पुनः मेरे दर्शकों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।